मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी एक जूनियर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर महेंद्र और उसके कुक ईश्वरन के चारों ओर घूमती है। ईश्वरन महेंद्र को नई नई कहानियां सुनाने का बहुत शौकीन था, इसलिए वह हर शाम को एक कहानी सुनाता था। वह जो कहानियां डेली पढ़ता था, वह कहानियां प्रसिद्ध तमिल थ्रिलर्स से प्रभावित होती थी। इन्हीं तमिल कहानियों को पढ़कर ईश्वरन उनसे इंस्पायर होता था। एक बार ईश्वरन ऐसी ही एक फीमेल घोस्ट की कहानी महेंद्र को सुनाता है, जिसे सुनकर महेंद्र काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वह उस कहानी को सुनकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वह अगले दिन उस जगह को छोड़ने का डिसीजन ले लेता है। एक रात को महेंद्र अपनी नींद से जागा। उसने एक आकृति देखी जो साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी और देखने में काली थी। यह देखकर उसके पसीने छूट गए। क्या यह एक भूत था या फिर कुछ और? यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के एक यंग मैन ने सुनाई थी। महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर का काम करता था। वह कंपनी अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए अपने सुपरवाइजर्स को किराए पर उपलब्ध करवाती थी, जैसे कि फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम्स एटसेट्रा पर। महेंद्र का काम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाली एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखना था। यानी कि महेंद्र का कार्य था कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम ठीक तरह से किया जा रहा है या नहीं। महेंद्र अपने हेड ऑफिस से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। कभी एक कोल माइन एरिया से एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन तक, इसी तरह कभी कहीं तो कभी कहीं। फिर वहां से कुछ महीनों के बाद किसी केमिकल प्लांट पर, और फिर उसके बाद कहीं और। इसी तरह से वह अपने काम को करता रहता था। अभी महेंद्र की शादी नहीं हुई थी। उसकी सारी जरूरतें बहुत ही साधारण होती थीं। उसके अंदर सबसे अच्छा टैलेंट यह था कि वह किसी भी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता था। वह हर तरह परिस्थिति में रह सकता था, फिर चाहे वह कितना भी घटिया विश्राम गृह यानी कि आराम करने की जगह हो, या फिर उसे पत्थरों की खदान यानी कि स्टोन क्वारी, जहां जमीन के नीचे से स्टोन्स, मिनरल्स आदि चीजें निकाली जाती हैं, उनके बीच कोई काम चलाऊ टेंट लगाना पड़े, या फिर और भी कोई खराब से खराब कंडीशन हो, वह हर कंडीशन में आराम से एडजस्ट कर सकता था। उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन, उसके लिए बहुत ही काम का आदमी था। ईश्वरन को महेंद्र से बड़ा लगाव था, और जहां कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, ईश्वरन उसके साथ बहुत ही खुशी से चला जाता था। ईश्वरन महेंद्र के लिए खाना पकाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को उसके साथ गपशप करता था। ईश्वरन की एक खासियत यह थी कि वह अनगिनत कहानियां और किस्से बना सकता था। ईश्वरन में एक गुण और था, और वह गुण यह था कि वह सब्जियां और दूसरी पकाने की चीजें न जाने कहां से पैदा कर देता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह यह सब काम ऐसी सुनसान जगह पर भी आराम से कर लेता था, जहां आसपास कोई दुकान काफी दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती थी। वह जिंक शीट्स यानी कि टीनों के छप्पर के नीचे बिल्कुल नई जगह पर आने के बावजूद भी कुछ ही घंटों के अंदर ताजी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन को जादू की तरह तैयार कर देता था। महेंद्र सुबह उठकर नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चला जाता था। वह अपने साथ पकाया हुआ कुछ खाना भी ले जाता था। उसके जाने के बाद ईश्वरन जिंक शीट यानी कि छप्पर को ठीक करता था, कपड़े धोता था, और कपड़े धोने के बाद पानी की कई सारी बाल्टियों से मजे से नहाता था। नहाते समय ईश्वरन कोई प्रेयर भी गुनगुनाता रहता था। इतनी देर में दोपहर के खाने का टाइम हो जाता था। खाना खाने के बाद सोने से पहले ईश्वरन कुछ देर तक पढ़ता था। असल में वह अक्सर कई सारे पेजेस की एक बुक पढ़ता था, जो कि तमिल भाषा में होती थी और काफी रोमांचक यानी कि थ्रिलर बुक होती थी। बुक में दिए गए इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस यानी कि काल्पनिक वर्णन, जिसका मतलब है कल्पना यानी कि अपने मन या फिर सोच में किया गया डिस्क्रिप्शन जो हकीकत में नहीं होता, और कहानी को कहने का तरीका, ये दोनों चीजें ईश्वरन के मन पर छा जाते थे।
उसके द्वारा किए गए अपने खुद के डिस्क्रिप्शंस भी उन तमिल राइटर्स से प्रभावित होते थे। जब ईश्वरन किसी साधारण सी घटना का भी वर्णन करता था तो उसमें भी रोमांच पैदा करने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब ईश्वरन को यह बताना होता था कि उसने सड़क पर गिरा हुआ एक पेड़ देखा तो वह अपनी भौहों को चढ़ाकर और हाथों को बड़े ही नाटकीय ढंग से हिलाकर कहता था, सड़क सुनसान थी और मैं अकेला। अचानक मैंने सड़क पर कोई चीज देखी तो लगता था जैसे कोई बड़ा और बहुत भारी झाड़ीदार जानवर सड़क के आर पार लेटा हुआ है। मेरे मन में आया कि लौट चलूं, लेकिन जब मैं पास आया तो देखा कि गिरा हुआ पेड़ था। उसकी सूखी टहनियां फैली पड़ी थीं। महेंद्र अपनी कैनवास की चेयर पर लेटा हुआ ईश्वरन की कहानियों को बिना कोई आलोचना किए हुए, यानी कि बिना बीच में बोले, बड़े ही इंटरेस्ट से सुनता रहता था। ईश्वरन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता। जहां का मैं रहने वाला हूं वह जगह इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वहां बहुत बड़ा और घना जंगल है। वहां लकड़ी के लट्ठे हाथियों के द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं। वहां बड़े बड़े पाले हुए हाथी हैं। जब वे हाथी कंट्रोल से बाहर यानी बेकाबू हो जाते हैं तो बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उन पर काबू नहीं पा सकते। इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वरन हाथी से संबंधित कोई किस्सा सुनाने में लग जाता। एक दिन एक नर हाथी लकड़ी के बाड़े से भाग निकला और इधर उधर झाड़ियों को रौंदता हुआ, जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ और टहनियों को अपनी मर्जी से तोड़ता हुआ घूमने लगा। अपनी ही कहानी से उत्तेजित होकर ईश्वरन मस्त हाथी की नकल करता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लग जाता था। ईश्वरन अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कहता, हाथी हमारी नगर के बाहर किनारे पर आ गया। वह चारदीवारी को ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तिलियां हों। फिर वह हाथी मैन रोड पर आ गया। फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े की सारी दुकानों को उसने तोड़ डाला। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। फिर हाथी ईंटों की चारदीवारी को तोड़कर स्कूल के खेल के मैदान में आ गया। उस मैदान में बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे दौड़कर कमरों में घुस गए और दरवाजे कसकर बंद कर लिए। हाथी चिंघाड़ता हुआ घूम रहा था। उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट, वॉलीबॉल का नेट, सब कुछ उखाड़ दिया। पानी के ड्रम को ठोकर मारकर छपटा बना दिया। उसने सारी की सारी झाड़ियां उखाड़ डाली। जितने भी टीचर थे सारे के सारे स्कूल की छत पर चढ़ गए। छत से सभी लोग बेबस खड़े होकर हाथी के द्वारा मचाए जा रहे भयानक कोहराम को देख रहे थे। नीचे मैदान में एक भी आदमी नहीं था। गलियां ऐसे खाली पड़ी थीं जैसे कि वहां के रहने वाले लोग अचानक से कहीं गायब हो गए हों। मैं उस समय छोटी क्लास में पढ़ता था और छत पर खड़ा यह सारा दृश्य देख रहा था। न जाने मुझे अचानक क्या हुआ। एक टीचर के हाथ से छड़ी लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आ गया। हाथी चिंघाड़ा और मुझे डराने के लिए टहनी हिलाई जो उसने अपनी सूंड में पकड़ रखी थी। उसने जोर से पांव धरती पर मारा जिससे धूल मिट्टी उड़ी। उसे देखकर डर लगता था। परंतु मैं हाथ में डंडा लेकर धीरे धीरे हाथी की तरफ बढ़ा। लोग सम्मोहित होकर आसपास की छतों से यह दृश्य देख रहे थे। हाथी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और वह मुझ पर टूट पड़ने को रेडी था। वह अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा। उसी समय मैं उसकी ओर बढ़ा और अपनी पूरी ताकत कलेक्ट करके उसके तीसरे नाखून पर जोर से डंडा मारा। एक पल के लिए तो लगा कि हाथी बेहोश हो रहा था। फिर उसे कपकपी आ गई और वह लुढ़क गया। इतनी कहानी सुनाने के बाद कहानी को अधूरा छोड़कर ईश्वरन खड़ा हो जाता और भुनभुनाता हुआ कहता, मैं गैस जलाकर और खाना गर्म करके अभी आया। महेंद्र, जो कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा होता था, वह बीच में ही रह जाता है। जब ईश्वरन लौटता तो वह अपनी कहानी को आते ही फिर शुरू नहीं करता। तब महेंद्र उसे याद दिलाता कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तब ईश्वरन कहता, तो हाथी का ट्रीटमेंट करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया था और 2 दिन बाद उसका महावत उसे जंगल में ले गया था। महेंद्र ने पूछा, अच्छा ईश्वरन, तुम यह बताओ कि तुमने हाथी को कैसे गिरा दिया था? ईश्वरन ने उत्तर दिया, इसका संबंध जापानी कला कराटे या जुजित्सु से था, जिसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इससे नर्वस सिस्टम टेम्परेरीली पैरालाइज हो जाता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था
जिस दिन ईश्वरण कोई रोमांचक कहानी न सुनाए, चाहे कहानी विश्वास करने लायक हो या ना हो, महेंद्र को कहानी सुनने में आनंद आता था, क्योंकि ईश्वरण का कहानी सुनाने का ढंग बहुत ही अलग और निराला होता था। ईश्वरण की वजह से महेंद्र को अपने कमरे में टीवी की कमी महसूस नहीं होती थी। एक दिन जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरण ने पूछा, क्या आज रात में डिनर के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाऊं? आज का दिन बड़ा शुभ है। परंपरा के अनुसार आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को सेटिस्फाई करने के लिए स्वादिष्ट खाना पकाते हैं। उस रात महेंद्र ने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया और ईश्वरण की खाना बनाने की स्किल्स की भी बहुत तारीफ की। ईश्वरण बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनाना शुरू कर दी। ईश्वरण ने कहना शुरू किया, आप जानते हो कि इस इंडस्ट्री का सारा एरिया किसी समय कब्रिस्तान था। उसकी यह बात सुनकर महेंद्र, जो इतना अच्छा खाना खाने के बाद सपनों में डूब गया था, उसे अचानक से झटका सा लगा। ईश्वरण कहता गया, मैं तो उसी दिन से यह जानता था जब मुझे रास्ते में पड़ी खोपड़ी मिली थी। अब भी कभी कभी मुझे खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी मिल जाती हैं। वह सुनाता गया कि मुझे कभी कभी रात को भूत भी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता क्योंकि मैं एक साहसी व्यक्ति हूं। लेकिन एक औरत का भयानक भूत पूर्णिमा की आधी रात को दिखाई देता है। वह बहुत ही भयंकर और कुरूप औरत है। उसके बाल उलझे हुए हैं और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। वह कंकाल जैसी दिखती है और अपनी गोद में भ्रूण यानी गर्भस्थ शिशु को उठाए हुए होती है। महेंद्र यह वर्णन सुनकर कांप उठा और उसने आवेश में आकर ईश्वरण को टोक दिया, तुम पागल हो। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह सब केवल तुम्हारी कल्पना है। मुझे लगता है तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है और शायद तुम्हारा दिमाग भी। तुम बकवास कर रहे हो। महेंद्र सोने के लिए चला गया। वह सोच रहा था कि ईश्वरण 2-3 दिन तक दुखी रहेगा, लेकिन अगले दिन ही उसने देखा कि ईश्वरण तो पहले की तरह ही खुश और बातूनी था। उस दिन से महेंद्र को सोते समय कुछ बेचैनी रहने लगी। अब हर रात को महेंद्र अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकता था, यह देखने के लिए कि आसपास कोई परछाई तो नहीं घूम रही है, लेकिन उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था और दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती रोशनियां। महेंद्र को पूर्णिमा की रात में चांदनी में घुला मिल्क व्हाइट लैंडस्केप बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन ईश्वरण की उस भूतनी की कहानी को सुनने के बाद पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर झांकने की भी उसमें हिम्मत नहीं बची थी। एक रात अपनी खिड़की के पास कराहने की आवाज सुनकर महेंद्र की नींद खुली। पहले तो उसने यह समझा कि कोई बिल्ली घूम रही है, लेकिन वह कोई बिल्ली की आवाज नहीं लग रही थी। वह आवाज मनुष्य के गले से आती हुई लगती थी। यह देखकर महेंद्र बाहर देखने के लिए एक्साइटेड हुआ, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कोई भयानक दृश्य न हो। लेकिन आवाज ऊंची होती चली गई और इतना तो क्लियर था कि वह आवाज बिल्ली की नहीं थी। महेंद्र अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया। खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर चांदनी रात में झांका। थोड़ी दूरी पर ही एक परछाई गठरी सी उठाए हुए खड़ी थी। दृश्य देखकर महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया और हाँफते हुए वह अपने तकिए पर जा गिरा। धीरे धीरे जब वह इस भयानक दृश्य के प्रभाव से बाहर निकला तो उसने अपने मन को समझाया कि वह उसके मन का भ्रम ही था। सवेरे जब महेंद्र उठा, नहाया और नाश्ता करने के लिए अपने कमरे से बाहर आया तो रात वाली भयानक घटना उसके मन से निकल चुकी थी। ईश्वरन ने दरवाजे पर उसके दोपहर के लंच पैकेट और उसका बैग उसे थमाया और फिर हंसते हुए कहा, जब मैंने आपको उस भूतनी की बात सुनाई थी तो आप मुझसे नाराज हो गए थे। अब तो आपने भी कल रात उसे देख लिया है। जब मैंने आपके कमरे से आती हुई आवाज सुनी तो मैं दौड़कर आया था। महेंद्र को कपकपी सी हुई। उसने ईश्वरण का सेंटेंस पूरा नहीं सुना। वह सीधा अपने ऑफिस में गया और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उसने उस भूतों वाली जगह को अगले ही दिन छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.